आज 24 जुलाई 2026 है और 24 जुलाई विशेष है क्योंकि आज का दिन इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आयकर विभाग और सभी टैक्स पेयर्स को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और बधाई देना चाहेंगे क्योंकि राष्ट्र निर्माण में आप योगदान देते हैं और अच्छी मानसिक सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न को समझें और समय से अगर टैक्स बनता है तो पे टैक्स करो रिलैक्स। और आज कार्यक्रम में इनकम टैक्स पर बातचीत के लिए स्वागत कीजिए विकास शर्मा जी का। नमस्कार। आप इनकम टैक्स विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट हैं। तो विकास जी, आज जो चर्चा आपके साथ रहेगी दर्शकों को बता दें, वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से जुड़ी रहेगी। हम बात करेंगे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की, न्यू रेजिम पे फोकस रहेगा और क्योंकि जो रिटर्न आप भर रहे हैं अभी उसका आधार फाइनेंस एक्ट 2025 है, तो सबसे पहले जो स्लैब रेट्स हैं वो समझाइए। तो सबसे पहले अपने देशवासियों को इनकम टैक्स डे की बधाई देना चाहूँगा। सो अमित जी, इनकम टैक्स एक्ट के न्यू रिजीम के अंदर टोटल मिला के 7 स्लैब रेट्स हैं, जिसमें कि 4 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आता है। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 तक 15%, 16 से 20 तक 20%, 20 से 24 तक हमारा 25% एंड 24 लाख से ऊपर जो हमारी इनकम होती है उस पर हमें 30% टैक्स देना होता है। जी, ये स्लैब हम अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर 7 स्लैब हैं और इन्हें तो हम स्लैब रेट कहते हैं, लेकिन एक और रेट होता है स्पेशल रेट। विकास जी, उसे कैसे समझें? स्लैब रेट से वो कैसे अलग है? सो बेसिकली अगर हम स्पेशल रेट की बात करें तो हमारी कुछ इनकम होती हैं, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, हम शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या हमें कोई हॉर्स रेसिंग से, गैम्बलिंग से, इस तरीके की कोई भी इनकम होती है तो वो उसके लिए स्लैब रेट नहीं लगता। वहाँ पे डिपार्टमेंट ने स्पेशल रेट्स दिए हुए हैं, वो रेट्स अप्लाई होते हैं। अगर आज के टैक्स पेयर्स की बात करें तो आजकल किस चीज़ को लेकर ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है? टैक्स सेविंग को लेकर, प्लानिंग को लेकर, या फिर ओल्ड एंड न्यू रिजीम को लेकर? सो अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल लेवल पे तो सबसे ज़्यादा लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो लोग समझते हैं प्लानिंग और टैक्स सेविंग एंड रिफंड को लेके। तो टैक्स प्लानिंग हमारे इनकम टैक्स का वो हिस्सा है जहाँ पे हम अपने टैक्स को प्लान कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को प्लान कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं, जिससे कि हमें कम से कम टैक्स देना पड़े और हमारा जो इनकम टैक्स है वो कम से कम बने। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर जैसे ही शुरू होता है उसी वक्त हम अगर प्लानिंग कर लें कि हमें किस तरीके से सारी सेविंग्स करनी है, कैसे हमारा पूरा तरीका रहेगा, तो हम मेंटली भी थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम डे 1 से प्लानिंग करके चलें, हम लास्ट डेट का वेट ना करें, हमें जो भी इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है, जिस हेड के अंदर भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हम अगर डे 1 से कर लेते हैं तो हमारे पास एक तो कैश क्रंच नहीं होता लास्ट डेट पे कि हमारे पास फंड नहीं है, हमें इन्वेस्ट करना है। तो उस चीज़ के लिए मैं यही अपने करदाताओं से यही कहूँगा कि आप 1 अप्रैल से ही अपनी टैक्स प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल। और ड्यू डेट्स की बहुत बात होती है। आज 24 जुलाई है, 31 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, लेकिन इस बार फाइनेंस एक्ट 2025 में एक बदलाव है। तो ITR 1 और 2 के लिए 31 जुलाई है, लेकिन ITR 3 और 4 के लिए डेट रिवाइज्ड है। जी हाँ, ITR 3 और 4 बेसिकली उन करदाताओं को भरनी होती है जिनकी बिजनेस इनकम है या वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर अपनी इनकम टैक्सेबल करते हैं। तो उस केस में ITR की जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त है। जो हमारे नॉर्मल करदाता हैं, जो सैलरी से इनकम अर्न करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न करते हैं या उनकी कैपिटल गेन से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो इनकम है वो 1,25,000 से कम है, जिन्हें ITR 1 भरना होता है, या ITR 2 वाले करदाता जो किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर हैं या कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, उन लोगों को ITR 1 और 2 फाइल करना है। और उस केस में हमारी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। ओके। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं हैं, खुद से काम कर रहे हैं, तो उनको कौन सा भरना होगा? सो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वहाँ पे हमारे 2 फैक्टर्स आते हैं। एक तो हम नॉर्मल तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उस केस में हमें ITR 3 फाइल करना होता है। अगर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जाते हैं, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहाँ पे स्पेशल रेट्स हैं डिपार्टमेंट ने जो डिफाइन किए हुए हैं टैक्सेबल इनकम के लिए। जैसे अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको आपकी ग्रॉस रिसीट का 50% एज अ टैक्सेबल इनकम मानना होता है। और अगर आप नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो उस केस में आपका 8% जो है वो आपका टैक्सेबल इनकम कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन क्योंकि जब फाइनेंस एक्ट 2025 प्रस्तुत हुआ था तो सबसे बड़ी सुर्खी थी कि 12 लाख रुपए
साल की अगर आपकी इनकम है तो आपका टैक्स 0 बनेगा। ये समझाइए, ये सेक्शन 87A की रिबेट कैसे समझें? सो बेसिकली अगर मैं 87A की रिबेट की बात करूं तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से 60,000 रुपये तक का जो टैक्स होता है वो पे नहीं करना होता। उसके लिए ITR फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है और आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आपको रिटर्न फाइल करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उस पर जो टैक्स बनेगा उस टैक्स को डिपार्टमेंट वेव ऑफ कर देता है थ्रू सेक्शन 87A। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो अगर किसी पर्सन की इनकम 6 लाख रुपए है तो उसका 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो ऊपर का 2 लाख अमाउंट आएगा उस पर 5% उस पर टैक्स उसे देना होगा, तो 10,000 हो गया। ये 10,000 रुपए उसको पे नहीं करने हैं, वो हमें 87A की लिमिट के अंदर कंसीडर होकर वेव ऑफ हो जाएगा। आपको बताए थे तो जैसा 6 लाख के अगर हम उदाहरण लें तो वो 5% पे पड़ता है तो 10,000 का टैक्स बनता है, लेकिन 87A से वो माफ हो जाता है। अब ये माफी 60,000 तक की है, 12 लाख। लेकिन एक घबराहट हमें हो सकती है कि अगर भावना की इनकम 12 लाख 1 रुपए हुई तो इसको 60,000 देना पड़ेगा? जी नहीं। अच्छा। तो यहाँ एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। अच्छा। मार्जिनल रिलीफ होता है कि आपकी जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स, और आपकी जो 12 लाख से ऊपर इनकम गई जी वो अमाउंट, इनमें से जो भी लो होगा आपको वो पे करना है। तो अगर मैं भावना जी की बात करूं तो उस केस में इनका जो टैक्स बनेगा 12 लाख एक पे वो 60,000 बनेगा। लेकिन क्योंकि इनकम 12 लाख तक हमारी रिबेट में आती है और 1 रुपया हमारा ऊपर गया है तो मुझे जो टैक्स देना है वो 1 रुपया ही देना है। तो अगर 12 लाख 10,000 भी हुई तो सिर्फ 10,000 देना है। ये लिमिट जब तक चलती है जब तक हमारी जो 60,000 का मार्जिनल रिलीफ है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। यहाँ पर हम अक्सर जब टैक्सेशन की बात करते हैं तो 2 शब्द बहुत कॉमनली यूज होते हैं, एक होता है रिबेट और एक होता है डिडक्शन। इनको कैसे समझे, क्या दोनों एक चीज़ है? जी नहीं। रिबेट की अगर मैं बात करूं तो रिबेट हमें डिपार्टमेंट की तरफ से दिया हुआ डिस्काउंट है। डिपार्टमेंट बोलता है कि आप इतने अमाउंट तक टैक्स अगर आपका बनता है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में उतना नहीं है जितना ओल्ड में होता था। और डिडक्शन का मतलब होता है आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो जैसे आपने ATC में इन्वेस्ट किया या 80CCC में आपने इन्वेस्ट किया, NPS के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, तो वो सारा इन्वेस्टमेंट आपका डिडक्शन कॉल्ड होता है। ATC का आपने जिक्र किया है कि ATC क्या है और इसमें किस किस को रिबेट मिल सकती है? सो बेसिकली ATC के अंदर सबसे पहले हमें इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर रिबेट डिडक्शन मिल जाती है। दूसरा, अगर आप के बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो उनकी ट्यूशन फीस के ऊपर आपको ATC के अंदर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जैसे जो आप हाउस लोन अपना पे करते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो भी आप ATC के अंदर कवर हो जाता है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि अधिकांश ये डिडक्शंस ओल्ड रिजीम में थी और न्यू रिजीम में नहीं है, क्योंकि आपको एक अच्छे टैक्स स्लैब का बेनिफिट मिलता है। लेकिन एक और जगह जहां हम सभी को सजग होना पड़ेगा वो है कि मुझे कौन सा ITR फॉर्म भरना है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ITR 1, 2, 3, 4 हैं, एक एक करके समझाइए। ITR 1 किसे भरना है? अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है और आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे आपकी इनकम है, या आपका ब्याज आता है और आपकी जो कैपिटल गेंस हैं वो 1,25,000 तक है, तो आपको ITR 1 भरना है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, कैपिटल गेन ज़्यादा है, आपके पास 2 से ज़्यादा घर हैं तो आपको ITR 2 फाइल करना है। इस केस में मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो इंडिविजुअल्स किसी भी कंपनी में डायरेक्टर होते हैं उनको भी ITR 2 ही फाइल करना होता है। अच्छा। इवन इफ उनकी उस कंपनी से कोई भी इनकम है या नहीं। अगर मैं ITR 3 की बात करूँ, जो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, वहाँ पे जो बिजनेस हमारे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं उनके लिए ITR 3 है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केस में ITR 4 जाता है। ओके। विकास जी, अगर हम DD मॉर्निंग शो की बात करें, आज का जो फ्राइडेज एडिशन है वो खास तौर से फोकस करता है हेल्थ पर। तो मैं हेल्थ के रिगार्डिंग आपसे जानना चाहूँगी कि मान लीजिए मैं किसी हेल्थ पॉलिसी में इन्वेस्ट करती हूँ, या फिर मैं कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं मेरे घर में, फैमिली मेम्बर हैं, मैं उनका सारा खर्चा उठा रही हूँ, या फिर जो रेगुलर टेस्ट रहते हैं ना हमारे, चेकअप, हेल्थ चेकअप्स रहते हैं, उसमें मैं कुछ करवा रही हूँ, तो क्या मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा? तो अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, हाँ जी, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। ओल्ड में हमें जी ज़रूर मिलता था। उस केस में हमारे को 25,000 तक का नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में, और मैक्सिमम ये 1 लाख तक जाता था। और वहाँ पे हमारे को, जैसे आप कैश में भी कुछ छोटा मोटा चेकअप अगर करा लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपको 5,000 रुपये का कैश का बेनिफिट मिलता था। जी। एक और बदलाव जो फाइनेंस एक्ट 2025 में आया, जिसका लाभ हम सब घर परिवार को मिलता है, कि पहले एक घर
था कि जिसको आप ITR 1 में दिखाते थे, अभी आपने ITR 1 में 2 घर की बात की, तो ये बताइए अब 2 घरों की जो छूट है, नोशनल रेंट 0 है, इसे कैसे समझें? सो बेसिकली अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं तो पहले मैं आपको समझाता हूँ पहले क्या होता था और अब क्या है। सो पहले बेसिकली इनकम टैक्स में ये था कि अगर आपके पास 2 घर हैं तो एक घर में आप खुद रह रहे हो, वो आपका टैक्स फ्री है। इसके अलावा दूसरा घर है जिसमें अगर आप नहीं भी रह रहे हैं तो हमें उस पर रेंट कंसीडर करना पड़ता था डीम्ड, कि आपको उस एरिया में उतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे कितना रेंट मिल जाएगा। उसको आपको इनकम टैक्स में दिखाना होता था। अगर उसमें टैक्स लाइबिलिटी आती थी तो आपको वो पे करनी होती थी। बट अभी डिपार्टमेंट ने इस बार हमें रिलीफ दिया है फाइनेंस एक्ट के थ्रू कि अब अगर हमारे पास 2 घर हैं तो हम उन दोनों घर को मान सकते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और जो तीसरा घर है, अगर आपका तीसरा घर भी है तो उस केस में थर्ड वाला जो आपका हाउस होगा वो आपका टैक्सेबल डीम्ड रेंट के अंदर। बदलाव इसलिए किया गया है कि अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में मेरा घर है, मेरा परिवार यहाँ रहता है, लेकिन मेरी नौकरी चंडीगढ़ में है, तो हो सकता है मैंने एक चंडीगढ़ में भी घर ले लिया हो, इसलिए 2 की राहत है। जी हाँ, बिल्कुल। सो अगर जैसे मैं बात करूँ इसमें एक टैक्स प्लानिंग का अगर हमने जैसे बात की तो उसमें एक पार्ट आता है कि हम कौन से घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाएं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम उस घर में रहते हों। टैक्स प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वहाँ पे अगर आपका जो घर है जिसका हाईएस्ट रेंट है उसे आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो, जिसका लोएस्ट रेंट है आप उसको डीम्ड रेंट में दिखा के उस पर आप टैक्स दे सकते हो। जी। एक और चीज़ जो बहुत घर परिवार करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, हर कोई चाहता है मैं मकान खरीदूं, और फिर अगर बड़े घर में जाते हैं तो बेचते भी हैं। तो अगर वित्त वर्ष 25-26 जिसकी रिटर्न अब जा रही है, उसमें किसी ने मान लीजिए प्रॉपर्टी बेची है, तो सेलर और बायर दोनों इनकम टैक्स के लिहाज से किन बातों का ध्यान रखें? सो बेसिकली अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो प्रॉपर्टी सेलिंग के केस में जो बायर को ध्यान रखना है, तो बायर को ये ध्यान रखना है कि उसका जो बेसिकली उसको TDS डिपॉजिट करना होता है सेलर का, क्योंकि वो सेलर को पेमेंट कर रहा है। अगर उसकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 50 लाख से ज़्यादा है तो उसको 1% TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा। अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से कम है तो फिर उस केस में बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अब मैं बात करता हूँ सेलर की। सेलर को दोनों केसेस में अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है और उसको अपने ITR में दिखाना है। ओके अगर कोई मान लीजिए स्टॉक में या शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है तो वो कैसे इसमें करेगा इन्वेस्ट? अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं, इसमें अगर आप जैसे म्यूचुअल फंड में या आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में आपका 2 तरह के रेट्स चलते हैं, जो मैंने आपको रेट्स की पहले भी बात की थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसमें कि हमें सेक्शन 112A के अंदर 1,25,000 का एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है। तो हम उतना अमाउंट डिडक्ट करके जो बाकी का अमाउंट है उस पर 12.5% से टैक्स देंगे। और अगर आपका वो 12 महीने से पहले आपने म्यूचुअल फंड बेच दिए या आपने शेयर्स को बेच दिया तो आपका शॉर्ट टर्म कंसीडर होगा और उस केस में आपको 20% के हिसाब से। और एक और अच्छी चीज़ जो हुई है कि ITR 1 और 4 में भी आप LTCG आप दिखा सकते हैं, लेकिन 1.25 लाख तक, और आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। चलते चलते एक रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहेंगे विकास जी। भावना और मैं आपसे जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, आपसे अनुरोध आप भी तुरंत जवाब दीजिएगा। आप तैयार हैं? जी। तो आप ट्रू और फॉल्स बताइएगा। पहला, सेक्शन 87A की रिबेट सिर्फ नॉर्मल स्लैब रेट इनकम पर लगती है, कैपिटल गेन्स पर नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 87A की जो रिबेट है वो हमें खाली नॉर्मल केस में ही मिलेगी। अगर आपका कोई स्पेशल रेट से इनकम है तो उसमें हमें वो रिबेट नहीं मिलती है। ओके कैपिटल गेन्स पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का कोई फ़ायदा नहीं मिलता? जी नहीं, उसका हमें फ़ायदा मिलता है। अगर आपकी अदर सोर्स से जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में जो पार्ट अनएडजस्टेड होता है, जो बच जाता है, उसको आप कैपिटल गेन के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। जी। तीसरा, ITR 3 और ITR 4 की ड्यू डेट भी 31 जुलाई 2026 है। जी नहीं, जैसा मैंने पहले कहा इसकी ड्यू डेट 31 अगस्त है। ओके और ड्यू डेट अगर निकल गई तो SSC रिटर्न नहीं भर सकता? जी नहीं, SSC बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है साल के 31 दिसंबर तक, जिसमें कि उसे 1000 to 5000 की पेनल्टी पे करनी होती है। और अगर वो भूल जाता है तो उसको ITR U फाइल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 4 साल बाद तक भी कर सकता है। यानी बिलेटेड रिटर्न पर पेनल्टी फीस लगती है? जी। ओके तो रिवाइज रिटर्न भरने पर पेनल्टी लगेगी? जी नहीं, रिवाइज रिटर्न फाइल करने पे पेनल्टी नहीं लगती है। और ITR U जो आपने बताया उससे रिफंड क्लेम किया जा सकता है, ट्रू और फॉल्स? जी नहीं, ITR U फाइल करने पे हम रिफंड
क्लेम नहीं कर सकते और ना ही अपने लॉस को बढ़ा सकते हैं, ना हम उसमें लॉस दिखा सकते हैं। एक आखिरी सवाल, जहां हम लोग बहुत गलती कर जाते हैं, कई बार हमने रिटर्न भर भी दी लेकिन आपने उसे ई वेरीफाई नहीं किया। अगर मैं ई वेरीफाई ना करूं तो? अगर आप रिटर्न को 30 दिन के अंदर ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो रिटर्न मान ली जाती है कि वो आपकी इनवैलिड है, मीन्स आपने कभी भरी ही नहीं। फिर आपको उसको री फाइल करना पड़ेगा और जो भी पेनल्टी है, जो भी इंटरेस्ट है, वो आपको पे करना पड़ेगा। चलते चलते, आपका तो नाम विकास है, इनकम टैक्स क्यों हर नागरिक पे करे, क्यों उसका दायित्व है, देश के विकास के लिए क्यों ज़रूरी है? सो बेसिकली अगर मैं इनकम टैक्स पेमेंट की बात करूँ तो इसका एक डेटा मैं लेता हूँ जो हमारा गवर्नमेंट का बैलेंस शीट है, उससे मैंने पढ़ा है। सो वहाँ पे अगर हम बात करें इंडिविजुअल टैक्स की, तो हर 1 रुपया जो गवर्नमेंट को जाता है उसमें से 21 पैसे इंडिविजुअल देता है टैक्सेशन के फॉर्म में। 18 पैसे हमारे को कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, जो कंपनीज या बिजनेस ओनर्स टैक्स भरते हैं। तो उस केस में जो एज अ इंडिविजुअल आपको रिटर्न फाइल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप 21% ऑफ द इंटायर अमाउंट आप गवर्नमेंट इंडिया की ग्रोथ में पे कर रहे हो, जिससे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो इसलिए मैं सारे करदाताओं से यही कहूँगा कि आप अपनी रिटर्न फाइल ज़रूर करें। जी बिल्कुल, और राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र प्रगति में आप योगदान दें। आज कार्यक्रम में आके इनकम टैक्स डे हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए विकास शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।